चलिए जी करें शुरू बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास तक का कोई डाउट है? किसी की आज फर्स्ट क्लास है हमारे साथ? आपकी फर्स्ट क्लास है, आपकी फर्स्ट क्लास। नाम बेटा? नेहा। नेहा सीए करने का रीजन? और बाकी सब में दिक्कत होती है, रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। सीए के बारे में कैसे पता चला था आपको कि सीए करनी चाहिए? तो वहां से सीए का आइडेंटिफिकेशन हुआ। कोई और है नून में कभी सीए को जाना, किससे मिला? वो सीए कर रहे हैं, वो बन चुके हैं, कर रहे हैं सीए इंटर में। आपका नाम बेटा? अवनीत कौर। अवनीत सीए क्यों? उससे क्या पूछ रहे हो, खुद को पूछना है, अपने आप से पूछ के बताना कि सीए क्यों करनी है। कभी सोचा भी इस बारे में? भी नहीं सोचा, या एक पेरेंट्स ने बोला सीसीए करनी है इसलिए? दोनों दोस्त हो, क्या हो, बेस्ट फ्रेंड्स हैं? चलो, तो पेरेंट्स के कहने पे कर रहे हो अभी दोनों, या फिर अपना मन भी है? अपना मन तो इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं। आपका नाम? सोना। और कौन नया बच्चा था आज? जी, आपका नाम बेटा? अनीत। आप क्यों कर रहे हैं सीए? किसके कहने पे या फिर अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से। तो कैसे पता चला सीए के बारे में? ठीक है, और कोई भी एक नया बच्चा? जी बेटा, आपका नाम? काव्या। आप क्यों कर रहे हैं सीए? पावर कैसी चाहिए आपको? फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, पावर थोड़ी मिल पाएगी। पावर के लिए तो गवर्नमेंट जॉब चलती है, यूपीएससी। और किस सेंस में आपको लगता पावर है आपके पास, या आ जाएगी? क्योंकि क्यों कर रहे हैं ना, वो क्लियर होना चाहिए। आप लोगों का आज का मोटिव और आज से 6 महीने के बाद के मोटिव में बहुत फर्क होगा। आज आप सब लोग बैठे हैं सीए करने के लिए, बड़े मोटिवेटेड होकर सीए करनी है, पढ़ना है। 6 महीने बाद जब पूरा कोर्स खत्म हो चुका होगा, एग्जाम आने वाले होंगे, तब एक अलग क्राइटेरिया होगा जी, एग्जाम को क्लियर करना है। पास होने के बाद एक अलग मोटिव होगा, सीए इंटर में जाना है, उसमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने ताकि अच्छी आर्टिकलशिप मिल सके। आर्टिकलशिप का अलग मोटिव रहता है, काम अच्छा सीखना है। काम अच्छा सीख गए तो नौकरी मिलना, काम करना आसान हो जाएगा। तो आपके हर कुछ महीनों के बाद मोटिव चेंज होते जाएंगे, लेकिन एक एम जरूर रहेगा फिक्स। कौन सा? कि सीए बनना है। उस एम को मेंटेन रखेंगे ना, और जिस डेडिकेशन से, जिस मोटिवेशन से, चाहे पैसा है, इज्जत है, रिस्पेक्ट हो गया, या फिर आप कह लीजिए कि किसी को देख के इंस्पायर हो गए, जो भी है, जिस रीजन से आपने सीए शुरू की है वो मेंटेन रहना चाहिए। अगर वो मेंटेन नहीं रहा ना, तो बहुत लोग बीच बीच में छोड़ के निकल जाते हैं। अभी मुझे मैम बता रहे थे, एक बच्चा बैठा था लास्ट क्लास में, वो कोर्स बहुत ज्यादा है इसलिए मैं सीए छोड़ रहा हूं। तो ज्यादा तो क्या नहीं है, अगर आपको पैसा ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और किसी भी कोर्स में चले जाओ मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा कमाने के लिए थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है, बस सिंपल सी बात है, वैल्यू ज्यादा क्रिएट होती है आप लोगों की। वरना ग्रेजुएशन के बेसिस पे जितने भी आपके दोस्त लोग इस वक्त पे सीयूटी के लिए एंट्रेंस की तैयारियां कर रहे हैं, उन्हें क्या मिलने वाला है उसके बाद? एक कॉलेज के बेसिस पर कितने की स्टार्टिंग मिल जाती है? 3.5 या 4 लाख का पैकेज मिलता है स्टार्टिंग में। हाँ, अगर आप एसआरसीसी चले गए तो वहां से 6 का मिल जाएगा, 7 का मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जब वो 2-3 साल जॉब कर लेते हैं, उसके बाद याद आता है यार कुछ कमी है लाइफ में। अब एक कोर्स करते हैं, वो फिर उठाते हैं क्या? एमबीए। अगर वो अच्छे खासे फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो वो 30-35 लाख लगाकर एमबीए या तो इंडिया के एक रेप्यूटेड कॉलेज से कर लेंगे, या फिर इंडिया के बाहर चले जाएंगे। तो वो 35-40 लाख रुपए अगर होता तो फिर दिक्कत ही ना होती। दिक्कत क्यों है? कि हम कहीं ना कहीं जानते हैं कि भाई वो पैसा खर्च करना शायद आज हमारी कैपेबिलिटीज में नहीं है। तो आप लोगों को ये चीज समझनी होगी, कम पैसे में अच्छी वैल्यू सीए बना के देगा। लेकिन किसको बना के देगा? जो मेहनत करेगा। वरना तो रिजल्ट तो टफ आता ही है, पास होना आपके हाथ में है, करवाना हमारे हाथ में है। बस आप और मैं मिलकर कितनी मेहनत करेंगे इसके लिए, वो ही देखना है। ठीक है, चलिए फिर आगे शुरू करें।
हमने अब तक 2 क्लास की हैं। पहली क्लास में मैंने आपके साथ बेसिक्स के बारे में बात की, जिसके अंदर आपका सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट चल रहा था कि आप लोग अकाउंट्स को लेकर कितने कंफर्टेबल हैं, कितना अकाउंट्स आपको आता है। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने बिल्कुल 11th क्लास के बेसिक्स से आपके साथ अकाउंटिंग का प्रोसेस शुरू किया था। अकाउंटिंग प्रोसेस याद है आप लोगों को? अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफिकेशन। किस चीज का आइडेंटिफिकेशन? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। और उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते वक्त हमने ध्यान दिया था ट्रांजैक्शन वो हैं जो क्या लेकर आए? चेंज। किस में चेंज लेकर आए? फाइनेंशियल रिसोर्सेज में। और अगर चेंज ना आए तो इवेंट बन जाएगा। क्या हम इनमें से किसी एक को रिकॉर्ड करते हैं या दोनों को? दोनों को रिकॉर्ड करना है। और दोनों को रिकॉर्ड करने से पहले एक काम और करना है। क्या काम था वो वाला? मेजरिंग। मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी भी ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड करने से पहले उसकी मनी वैल्यू का पता होना जरूरी है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हम अपने बिजनेस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं? बताइए, यस और नो? यस। क्या हम अपने बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं? और अब मैं जो बोलने जा रहा हूं सुनना ध्यान से, क्या आप अपने बिजनेस में नॉन कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं? यस, करते हैं। आप नॉन मॉनेटरी नहीं कर सकते। नॉन कैश और नॉन मॉनेटरी दोनों अलग अलग बातें हैं। आप लोगों ने क्या इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन नहीं किया है? करा है। आप शेयर्स इश्यू करते थे एसेट खरीदने के बदले में। लेकिन आपको दिक्कत कब आएगी? जब मैं दोनों के अमाउंट नहीं बताऊंगा। तो अमाउंट का ना होना नॉन मॉनेटरी है, ट्रांजैक्शन में कैश का पेमेंट का ना होना नॉन कैश है। तो इसलिए नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड होते हैं। अगर रिकॉर्ड नहीं होते तो क्या नहीं होते? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। क्लियर है यहां तक की बात? और इसके बाद हम पहुंचे अपने थर्ड स्टेप पर। थर्ड स्टेप हमारा क्या था? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहां की जाती है? जर्नल में। जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए हम रूल्स फॉलो करते हैं। किसके रूल्स हैं? डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स। और जर्नल का एक और नाम क्या था? ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंटिंग या फिर एंट्री। और मैंने आपके जर्नल को 2 पार्ट में सब डिवाइड किया था। पहला पार्ट स्पेशल पर्पस बुक्स और दूसरा पार्ट जनरल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस बुक का एक और नाम था सब्सिडरी बुक्स, और इसके अलावा इसका नाम क्या था? जर्नल प्रॉपर या फिर जनरल जर्नल। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपके पास रिकॉर्डिंग के लिए आती है तो आप हमेशा पहले स्पेशल पर्पस बुक्स में सोचेंगे क्या ये वहां रिकॉर्ड हो सकती है या नहीं हो सकती। मैंने एक डिफरेंस और बताया था कि हम जर्नल कब करते हैं और स्पेशल पर्पस बुक कब बनाते हैं। क्या लगता है सब्सिडरी बुक्स हमारे लिए क्या है? सोचिए, याद करिए, मैंने एक वर्ड यूज किया था इनके लिए कि सब्सिडरी बुक्स हम तब बनाते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। तो बेसिकली सब्सिडरी बुक्स और कुछ नहीं, आपके लिए वर्किंग नोट था आपकी मेन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। और कितने तरह की सब्सिडरी बुक्स थी हमारे पास? 7। पहली कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। और इन 7 में से हमारी मोस्टली काम की कितनी है? 5। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अगर कभी आया है तो इन 5 से ही आया है। और कैश बुक के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं? कैश ट्रांजैक्शन एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, चाहे पैसा आए चाहे पैसा जाए। उसके अलावा परचेज बुक में ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्या क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट आएगा? नहीं आएगा। उसके बाद सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड होगा? ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। उसके बाद आई परचेज रिटर्न बुक, उसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे? रिटर्न ऑफ क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस वहां पर नहीं आती हैं रिटर्न्स। उसके अलावा सेल्स रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे? रिटर्न ऑफ क्रेडिट सेल्स। एंड देन 2 बुक्स और, बीआर और बीपी बुक। बीआर बुक में आते हैं जितने भी आपने बिल ड्रॉ किए हैं ड्यूरिंग द ईयर। ये बिल ड्रॉ वर्ड आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है क्योंकि आप लोगों ने 11th में एक चैप्टर नहीं पढ़ा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कभी 11th में हुआ करता था, अब नहीं है। हम यहां पे पढ़ेंगे, नया चैप्टर होगा आपके लिए, लेकिन आसान चैप्टर है। और बिल्स पेबल हमारे लिए क्या था? जिसने भी हम बिल हमने एक्सेप्ट किए हैं ड्यूरिंग द ईयर। इन 7 के अलावा कुछ भी बचा, इन 7 के अलावा कुछ भी बचा वो कहां रिकॉर्ड किया जाएगा? जनरल जर्नल में। ऑल रिमेनिंग ट्रांजैक्शन इवेंट विल बी रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। मैंने कुछ एग्जांपल भी लिखवाए थे, क्या क्या थे? एसेट परचेज ऑन क्रेडिट,
एसेट सोल्ड ऑन क्रेडिट, बैड डेट्स, प्रोविजन क्रिएशन, एडजस्टमेंट एंट्रीज में कौन कौन से थे? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न, और उसके अलावा कुछ ट्रांसफर एंट्रीज या क्लोजिंग एंट्रीज, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। बस उन 7 में नहीं आने चाहिए, यहां पर कवर हो जाएगा। और उसके बाद जाते जाते हमने अपने पास रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के बेसिस पर 2 तरह के रूल्स, कौन कौन से? मॉडर्न और ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में थे रियल, पर्सन, नॉमिनल, लेकिन हमने बात उनके बारे में अभी तक नहीं करी है। और मॉडर्न के अंदर आपके पास कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। एसेट एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट, लायबिलिटी इनकम कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट। इंक्रीज करेंगे सेम ऑर्डर, डिक्रीज करेंगे रिवर्स ऑर्डर। और मैंने इसके साथ एक पहला पॉइंट शुरू किया था, क्या? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। मैंने आपसे कहा था रूल्स लगाना मुश्किल काम नहीं है, बट रूल्स लगाने के लिए डुअल एस्पेक्ट का सोचना मेन काम है। डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या था? हर ट्रांजैक्शन या इवेंट में 2 पहलू हैं, 2 बातें हैं, 2 एस्पेक्ट हैं। उन बातों को सोचकर डेबिट क्रेडिट करना। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश में 2 एस्पेक्ट क्या थे? कैश आएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा। कैश बढ़ेगा तो हमारे लिए क्या बढ़ रहा है? एसेट। एसेट का ओरिजिनल इंक्रीज पे, डिक्रीज पे, यहां क्या होगा? डेबिट। इसलिए एंट्री बनी कैश या बैंक या फिर कोई और एसेट, डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कैपिटल हमारे लिए क्या है? एसेट। एसेट है, कैपिटल कैपिटल ही है। ऑल्दो लायबिलिटी का पार्ट भी होता है, लेकिन हमारे लिए कैपिटल कैपिटल ही है। कैपिटल का ओरिजिनल बैलेंस इंक्रीज पे भी क्रेडिट और डिक्रीज पे। इसके बेसिस पर आप लोगों ने कुछ होमवर्क, कुछ क्वेश्चन किए थे 1 2 3 4, और ये क्या था? कुछ सिंपल और कंपाउंड एंट्री क्या थी? सिंपल एंट्री का मतलब एक सिंगल डेबिट, एक सिंगल क्रेडिट, इसे सिंगल एंट्री भी बोल सकते थे। और कंपाउंड एंट्री का मतलब एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट, तो क्या बन जाएगी? कंपाउंड एंट्री। चलिए शुरू करें फिर आगे। आज के आगे की बात शुरू करते हैं आपके साथ में, और पॉइंट नंबर 2 बनेगा हमारे लिए। पॉइंट नंबर 2 किस चीज के रिगार्डिंग है? परचेजेस के रिगार्डिंग। परचेजेस किस चीज की हो सकती है बेटा? गुड्स। परचेजेस और किसकी हो सकती है? एसेट्स। और परचेज करने के हो सकते हैं कुछ मोड्स। पहला मोड है हमारे पास कैश, दूसरा मोड है हमारे पास क्रेडिट। कैश और क्रेडिट एक एक करके डुअल एस्पेक्ट की बात करते हुए चलेंगे और एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। फॉर्मेट बना? तो सबसे पहला पॉइंट, पहला बॉक्स किसका आ रहा है? गुड्स परचेज इन कैश। डुअल एस्पेक्ट। गुड्स का आना होगा या जाना होगा? गुड्स का आना आपके लिए क्या है? मेरी पहली क्लास का पहला क्वेश्चन भी यही था। गुड्स परचेज इन कैश से गुड्स आएंगे, तो क्या लगता है एसेट बढ़ रहा है या एक्सपेंस बढ़ रहा है? एक्सपेंस बढ़ रहा है। आप गुड्स किस लिए खरीदते हैं? रखने के लिए या बेचने के लिए? तो गुड्स को बेचकर होती है इनकम, तो गुड्स को खरीदकर होता है खर्चा, एक्सपेंस। इससे एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? और एक्सपेंस का ओरिजिनल बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे, इसलिए यहां पर आप डेबिट करते हैं किसे? परचेज अकाउंट डेबिट। दूसरी तरफ पैसा दे दिया या देना है? बताइए, पैसा दे दिया या देना है? दे दिया। दे दिया तो हमारे लिए कैश कम हो गया, बढ़ गया? कैश क्या होता है? एसेट। एसेट का ओरिजिनल डेबिट, इंक्रीज पे, डिक्रीज पे, तो क्या आ गया? टू कैश अकाउंट। मैं एक बार सारी एंट्री लिख दूं, उसके बाद नोट कर लीजिएगा, आपका ध्यान बढ़ जाता है बार बार, तो मेरी बातों पे ध्यान रखिए, फोकस यहां रखिए। नरेशन क्या होगी बेटा?
बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। परफेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी के साथ, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, डुअल एस्पेक्ट फिर से। एक्सपेंस बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। एक्सपेंस बढ़ेगा, फिर से किसे डेबिट करूं, परचेज अकाउंट डेबिट। दूसरी तरफ पैसा दे दिया, देना है, देना है तो क्या बनेगी, लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है, लायबिलिटी का ओरिजिनल क्रेडिट, इंक्रीज पे डिक्रीज पे, यहां क्या होगा, डेबिट है क्रेडिट, डेबिट क्यों, कम हो रही है क्या, बढ़ रही है, क्या एंट्री होगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखा जाएगा, क्रेडिटर। अभी नोटिंग इग्नोर कर दीजिए प्लीज, नोट आप लोग यहां ध्यान दीजिए, नोटिंग का टाइम पूरा दूंगा मैं आपको। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, परफेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला वर्ड, अगला है एसेट के बारे में। एसेट परचेज इन कैश, क्या लगता है क्या आएगा क्या जाएगा, एसेट आएगा कैश जाएगा। और वो कैश भी क्या होता है, एसेट। एक एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। एक एसेट कम होगा तो एंट्री क्या बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान रखना ये कैश मतलब बैंक की बात भी चल रही है, कैश और बैंक सेम काम कर रहे हैं मेरे लिए। नरेशन क्या होनी चाहिए, बीइंग एसेट परचेज फॉर कैश, परफेक्ट है। अगला पॉइंट, एसेट परचेज ऑन क्रेडिट, क्या आएगा क्या जाएगा, क्या बढ़ेगा क्या कम, एसेट बढ़ेगा। एसेट बढ़ेगा तो एसेट को क्या करूं, डेबिट, परफेक्ट, एसेट अकाउंट डेबिट टू, क्या चीज बढ़ने वाली है, लायबिलिटी, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे यहां क्या होगी, इंक्रीज, क्या करूं, डेबिट या क्रेडिट टू, ये नहीं चलेगा मुझे, क्रेडिटर नहीं बोल सकते आप, हाँ वेंडर। क्रेडिटर वर्ड अगर आप फिर से 11th क्लास की बुक में जाएंगे वहां पढ़ने को मिलेगा, क्रेडिटर्स हमेशा बनते हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए बनते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ अगर आपको क्रेडिटर से बहुत ही प्यार है तो क्रेडिटर फॉर एसेट लिख दो, लेकिन बेटर वर्ड तो हमेशा क्या रहेगा उसके लिए, वेंडर। तो यहां पर क्या आना चाहिए, वेंडर, और अगर लिखना ही है तो टू क्रेडिटर फॉर एसेट अकाउंट। और वैसे भी इन प्रैक्टिकल लाइफ हमेशा क्या लिखते हैं, उसका नाम, हमेशा पार्टी का नाम पता होता है, नाम लिखा जाता है, क्योंकि कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसी भी अनजान आदमी से कभी नहीं होती, किसी से जानते हो तभी उसका नाम पता होगा, तभी वो उधार करेगा, तो इसलिए हमेशा नाम ही आता है। लेकिन थियोरेटिकली कॉन्सेप्चुअली हमेशा वेंडर बोलना चाहिए, ना कि उसको क्रेडिटर। तो क्रेडिटर बोलना भी है तो किसके लिए बोलेंगे, क्रेडिटर फॉर एसेट्स। कोई डाउट इस बात से, एक पॉइंट यहां पे जुड़ जाता है, जो एसेट हम खरीद रहे हैं उस चीज को लेकर आप लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है डेप्रिसिएशन का, शायद नहीं भी पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं पॉइंट बोलता हूं। आप सबने क्या ये वर्ड सुना है, एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सोचो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट किया गया है, मतलब अकाउंटिंग कैसे की जाएगी ये हर कोई अपने हिसाब से डिसाइड कर ले। एग्जाम्पल के लिए डेप्रिसिएशन लगाने के लिए दो मेथड हुआ करते थे, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। मैं कौन सा फॉलो करूं, एसएलएम करूं, डब्ल्यूडीवी करूं? अगर मेरे पर छोड़ दिया जाएगा तो मैं तो वो फॉलो करूंगा जिससे मेरा टैक्स कम जाएगा। हर इंसान अपने बिजनेस से क्या चाहता है, प्रॉफिट ज्यादा, टैक्स कम। कुछ ना कुछ घुमाएगा, कुछ ना कुछ तरीके निकालेगा, लूप होल ढूंढेगा। लेकिन ये सब करने से पहले गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक रूल बुक बना के देती है, जी अगर अकाउंटिंग करनी है तो आपको ये फॉलो करना होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके लिए वही रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं, और उन्हीं रूल्स एंड गाइडलाइंस को लेकर टोटल मिलाकर इंडिया के अंदर 29 रूल्स हैं, 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से इंडिया में करंटली एप्लीकेबल है 27। 2 विड्रॉ हो गए, खत्म हो गए, या कह लीजिए किसी और में जाके मर्ज हो गए। इनके बारे में हमें इतना डिटेल में आज नहीं जानना, क्योंकि सीए इंटरमीडिएट में इनके बारे में बातें होती हैं। आप शायद में शायद एक नाम और सुना होगा,
इंड एएस। 11th में आता है ये वर्ड भी, लेकिन पता है ये 11th में कौन चैप्टर में आता है ये वर्ड? 3rd चैप्टर में, जिसमें वो प्रिंसिपल्स, वो कॉन्सेप्ट्स हुआ करते थे जिनको आप अच्छे से इग्नोर करते थे, और वही यहां पर आके आपके लिए मेन पार्ट बनना शुरू होते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं अकाउंट्स की थ्योरी में बच्चा वीक रह जाता है, क्योंकि उसने वो थ्योरी वहां पे कभी सुनी नहीं है। अगर एग्जाम में आ भी गई तो लास्ट टाइम पे पढ़ के चला गया, काम हो गया पूरा। लेकिन यहां से उनके बेसिक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए उन बातों पे भी ध्यान देना पड़ेगा हमें। लेकिन हम भी उस पर आराम से टाइम लगाएंगे जब मुझे लगेगा कि जहां जहां मुझे नाम लेना है मैं उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम लूंगा। और जो मैं अब बोलने जा रहा हूं वो वर्ड आपने सुना हुआ है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। सुना ये वर्ड? कहां आया था ये? कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आया था। उसके अलावा जो एनालिसिस की बुक पढ़ी थी उसके अंदर हेड्स याद करे थे, वहां पर भी आया था पीपीई, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका मतलब किसी भी बिजनेस में कोई भी एसेट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन देता है एएस 10, पीपीई, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। और यह कहता है कि जब भी कोई एसेट आप खरीदेंगे उसके खरीदने पे कोई भी खर्चा होगा वो खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये एसी यहां पर इंस्टॉल करवाया, इसके इंस्टॉलेशन के लिए मुझे इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करने पड़े। कंपनी का बंदा आया था, कंपनी के बंदे को मैंने 1000 रुपए प्लस जीएसटी पे किया, यानी कि 1180 रुपए मैंने पे किया। क्या वो 1180 रुपए अब मुझे वेजेस में लिखना चाहिए या एसी की कॉस्ट में ऐड करना चाहिए? अब कोई भी खर्चा अगर ऐसा हो रहा है जो एसी की इंस्टॉलेशन के लिए जरूरी है, अब एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूं जी, एसी के लिए आपको पाइपलाइन डालनी पड़ती है ताकि उसका आउटडोर बाहर लग सके, और उसके लिए मुझे और 5000 रुपए खर्च करने पड़े। क्या वो भी ऐड होगा या नहीं होगा? अच्छा, उसका जो आउटडोर बाहर लग रहा है उसके लिए स्टैंड लेना पड़ा 500 रुपए का, क्या वो ऐड होगा? एसी जो लेकर आया था रिक्शे में 500 रुपए वो भी ले गया, क्या वो भी ऐड होगा? अच्छा, 2 महीने बाद एसी की सर्विस करवाई, वो ऐड होगा? वो नहीं होगा, क्योंकि आपको वो खर्चा ऐड करना होता है जो एसेट को, मैं वर्ड बोलता हूं ध्यान सुनना, इंस्टॉलेशन पुराना वर्ड हो गया, अब एसेट को अवेलेबल फॉर यूज बनाने के लिए किया जाए। किसके लिए किया जाए? अवेलेबल फॉर यूज। अगर वो अवेलेबल फॉर यूज बनाने के लिए नहीं हो रहा है, मोस्टली खर्चा अवेलेबल फॉर यूज कब होता होगा? जब उसको आप लगा रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, ला रहे हैं। जब तक वो चल नहीं जाएगा ना, तब तक का सारा खर्चा एसेट की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। तो यहां पर एक नोट लिखवा रहा हूं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पीपीई। आई होप पीपीई के फुल फॉर्म याद रहेगा आप सबको। AS 10 PPE, any expenses incurred for making asset available for use will be considered as, क्या माना जाए? रेवेन्यू एक्सपेंस मानो या कैपिटल एक्सपेंस मानो? दोनों में फर्क क्या होता है? आप ने वर्ड सुने में, मैं वर्ड बोलता हूं कुछ। मैं जितनी भी बातें यहां करूंगा ना, मैं उनके बारे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखवाऊंगा जरूर। आज ना लिखवाऊं तो कुछ दिनों के बाद लिखवाऊंगा। मुझे एक्सपेंडिचर वर्ड के बारे में जानना है आप लोगों से आज। क्या वर्ड? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। अब एक्सपेंडिचर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये डेफर्ड रेवेन्यू भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक अलग डिफिकल्ट वर्ड हुआ करता था। हमें नहीं पता उसके अंदर क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है, लेकिन ये हमें जानना जरूरी है। जो दुनिया के लिए डिफिकल्ट है वो सीए बनने के बाद आपके लिए आसान होना चाहिए। वो, और आप उसको सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप उसको। अगर आपने उसको अभी भी इग्नोर किया तो उसका मतलब आपने कुछ कम सीखा। अगर आपने कुछ कम सीखा और किसी ने कुछ ज्यादा सीखा तो दुनिया किसके पास जाएगी? आपके पास, उसके पास। उसकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी वैल्यू वहीं की वहीं रुकी हुई है।
इसीलिए कुछ भी ऐसा नया वर्ड आपके सामने आए या पहले आया है जिसके बारे में आप नहीं जानते, तो आपका एक ही काम है, सर क्या है इसका मतलब बता दीजिए। क्योंकि हम यहां पर सीखने आए, सिर्फ पास होने नहीं आए। मैं बोल रहा हूं आपको, सिर्फ पास होने आओगे ना तो नहीं सीख के जा पाओगे। सीखने आओगे तो पास तो हो ही जाओगे और साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा लेके जाओगे और वो फायदा देगा आपको। आपका कंपैरिजन अब दुनिया के प्रोफेशनल से होने वाला है, तो इसीलिए आपका ज्यादा सीखना जरूरी है ना। तो मैंने बोला 3 वर्ड, कौन कौन से बोले? क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू। मैं अभी डेफर्ड की बात भी नहीं कर रहा, मैं इन दोनों का भी छोटा सा ब्रीफ कर रहा हूं। रेवेन्यू एक्सपेंस वो होता है जो रेकरिंग नेचर का होता है, कैपिटल एक्सपेंस नॉन रेकरिंग। अब आप बताइए, यहां पर जो मैं खर्चा कर रहा हूं एसेट को अवेलेबल फॉर यूज बनाने के लिए, क्या ये एसेट के लिए हर बार होगा या इस एसेट के लिए पहली बार होगा और उसके बाद कभी शायद ना भी हो? तो ऐसा खर्चा हमारे लिए रेकरिंग है या नॉन रेकरिंग? और नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कैसे होते हैं? कैपिटल एक्सपेंस, कंसीडर्ड एज कैपिटल एक्सपेंस एंड शुड बी क्या किए जाएंगे बेटा? डेबिटेड टू, कहां डेबिट किए जाएंगे? एसेट अकाउंट में। एग्जाम्पल के लिए, वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ एसी विल बी कैपिटलाइज्ड टू कॉस्ट ऑफ एसी। ठीक है, परफेक्ट है। तो ऐसे ऐसे पॉइंट बहुत सारे निकल के आएंगे आपके सामने। फिलहाल आप पहले इसको नोट कर रहे हैं, परचेजेस के पॉइंट को, फिर हम इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर आगे अगले थर्ड पॉइंट पे चलेंगे। यहां तक कोई डाउट किसी को है तो बताइए, वरना नोट कर लीजिए। नोटिंग कंप्लीट यहां तक?
डन बेटा, कंप्लीट है सबका। चलिए शुरू करें, आगे करें। सो सेकंड पॉइंट सीख लिया किसके रिगार्डिंग? परचेज के। परचेज में दो चीजें आई, कौन कौन से? गुड्स और एसेट। और उसमें भी दो बातें निकल के आई, एक तो कैश में और क्रेडिट में। तो हमने लास्ट क्लास में ना कॉन्सेप्ट क्वेश्चन शुरू किए थे बुक से, और क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। 6 पॉइंट्स हैं, मुश्किल से 4 मिनट काफी है आप लोगों के लिए। जल्दी से कर दीजिए फटाफट। इसका पेज नंबर है बेटा 5। पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 2। पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 2। हो गए जी पॉइंट्स? पहला पॉइंट परचेज टू 20,000 रुपए से। दूसरे पॉइंट में परचेज टू श्याम 22,500। बॉट गुड्स ऑफ 90,000 फ्रॉम अशोक, परचेज डेबिट टू अशोक। गुड्स परचेज इन कैश 50,000 एंड ऑन क्रेडिट कितना बेटा? 60,000। अलग अलग एंट्री करूं, एक ही करूं? एक ही करूं। सिंपल एंट्री है, कंपाउंड है? क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू राम। परचेज में कितना आएगा? 110, 50, 60। जब तक क्या मेंशन नहीं होता? आप किस पॉइंट के लिए चाहते हो कहना? थर्ड पॉइंट के अंदर आपके पास क्या लिखा है देखो, बॉट गुड्स 90,000 फ्रॉम अशोक। आप कह रहे हो जब तक क्रेडिट मेंशन तो क्या मानते हैं मुझसे? कैश।
अब सुनिएगा प्लीज ध्यान से, मैं पॉइंट बोलूंगा, आप बताएंगे कैश है क्रेडिट है। परचेज गुड्स इन कैश, कैश ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम अजय इन कैश, कैश ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम अजय ऑन क्रेडिट, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मैंने तीनों में हिंट दे दिए। अब मैं बोलता हूं परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। अगर किसी का नाम है लिखा हुआ है तो इसका मतलब आप उसको जानते हो, तभी नाम लिखा हुआ है। और जैसे ही नाम आया और कुछ नहीं हिंट है तो वो क्रेडिट माना जाएगा, ना कि कैश। तो कैश कब माना जाएगा? या तो क्वेश्चन बोले या फिर सिर्फ क्वेश्चन ये बोल देना परचेज गुड्स, अब मैं कैश मान सकता हूं। बट किसी का नाम आ जाए तो क्रेडिट माना जाएगा, ना कि कैश। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट बताइए। परचेज कंप्यूटर थ्रू चेक। अब परचेज वर्ड लिखूं या कंप्यूटर लिखूं? कंप्यूटर क्यों बोल रहे हो? एसेट है। सर मैं कंप्यूटर का बिजनेस भी तो कर सकता हूं, है ना? अगर मैं कंप्यूटर का बिजनेस करूंगा तो फिर ये कंप्यूटर आएगा या परचेज आएगा? लेकिन इसके लिए क्वेश्चन को बताना पड़ेगा कि मैं कंप्यूटर का बिजनेस कर रहा हूं। अगर नहीं बोल रहा है तो मैं कंप्यूटर को एसेट मानते हुए ही उसकी रिकॉर्डिंग करूंगा। कंप्यूटर टू बैंक कितने अमाउंट से? 13,000 से। और उसके बाद परचेज फर्नीचर फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू संजय। संजय हमारे लिए कौन है? क्रेडिटर या वेंडर? वेंडर। अगर नाम दिया है तो हम हमेशा नाम पहले लिखेंगे। बताइए, किसी एंट्री में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। क्लियर है पॉइंट ये वाला? ये हमारा कौन सा पॉइंट कवर हुआ? पॉइंट नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर और अपने पास थर्ड पॉइंट की हेडिंग डालेंगे। थर्ड पॉइंट किस चीज का होगा? सेल्स। और जैसे परचेज में 2 पॉइंट थे, ऐसे ही सेल्स में भी 2 पॉइंट बनेंगे। फिर से बेटा, किस किस चीज की परचेज हो रही, सेल हो रही है? गुड्स की और एसेट्स की। और मोड्स फिर से क्या रहेंगे? कैश का और क्रेडिट का। और एंट्री सोचने से पहले फिर से क्या सोचना है आप लोगों ने? डुअल एस्पेक्ट। तो बताइए पहला पॉइंट, गुड्स सोल्ड इन कैश, क्या आएगा क्या जाएगा? कैश आएगा, गुड्स जाएंगे। कैश आने का मतलब क्या बढ़ रहा है? एसेट बढ़ रहा है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। इंक्रीज पे डेबिट। तो यहां पर मैं किसको डेबिट करूं? कैश अकाउंट डेबिट। दूसरी तरफ क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है। गुड्स जा रहे हैं मतलब हमारे लिए एसेट कम हो रहा है, एक्सपेंस कम हो रहा है। सोचिए, गुड्स को लाने का मोटिव क्या था? उन्हें कम करना या उन्हें बेचना? जाने से भी कम ही होंगे, लेकिन मोटिव बेचने का है। और बेचने से हमारी क्या होती है? इनकम। इनकम का बैलेंस क्रेडिट। इंक्रीज पे क्रेडिट, तो टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। परफेक्ट है। नोटिंग छोड़ दो, यहां ध्यान दो, ध्यान। नोटिंग बाद में, समझने में ध्यान दीजिए। ये आप सबको अच्छे से आता है, मैं जानता हूं इस बात को, बट मैं चाहता हूं कि मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करूं। कल को जब आप मेरी कॉपी से रिवीजन करेंगे तो आपको हर एक एक चीज लिखी मिलेगी। मैं चाहता हूं ऐसा करें आप, क्योंकि आगे जाकर आपको नहीं पता कि लेवल कितना पहुंचने वाला है। तो उस लेवल के हिसाब से मैं बिल्कुल जीरो से शुरू हुआ हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको इस लेवल की जरूरत पड़ने वाली है। ये ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला पॉइंट क्या है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, डुअल एस्पेक्ट। पैसा आएगा या जाएगा? नहीं, दोनों में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उधार में बेचा है तो पैसा अभी आया ही नहीं है। अच्छा, आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो इससे क्या बनेगा आपका? डेटर। डेटर कौन होता है? जिससे पैसा आना है, लेना है।
एसेट बनेगा या लायबिलिटी? एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? एसेट का बैलेंस इंक्रीज पे, तो इसलिए आपने लिखा डेटर्स अकाउंट डेबिट। डेटर्स अकाउंट डेबिट। क्या इनकम बढ़ रही है आपकी? तो यहां पे क्या आ जाएगा? टू सेल्स अकाउंट। और नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। परफेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी तरफ हम क्या बेच रहे हैं इस बार? एसेट बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्नीचर बेच रहा हूं, तो सोचिए क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? फर्नीचर जा रहा है और कैश आ रहा है। कैश क्या होता है? एसेट। फर्नीचर भी क्या होता है? एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, बीइंग एसेट सोल्ड फॉर कैश। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आता है पॉइंट? और उसके बाद अगले पॉइंट में बेटा, एसेट को बेच लो किस पे? क्रेडिट पे। पैसा आ गया या आना है? एसेट या लायबिलिटी? नाम बताइए। डेटर लिखूं? जब आपने परचेज के वक्त क्रेडिटर नहीं लिखने दिया, तो डेटर कैसे लिख दोगे सेल्स के वक्त? तो इसका मतलब वेंडर का कोई है ना। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट पे लिखा क्रेडिटर, एसेट परचेज ऑन क्रेडिट पे लिखा वेंडर, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट पे लिखा डेटर, एसेट सोल्ड ऑन क्रेडिट पे क्या लिखूं? वेंडर का उल्टा क्या होता है? नहीं सुना नाम कभी भी? नहीं सुना कभी भी? सुना है ना? वेंडर का उल्टा क्या होता है? वेंडी। वेंडी डेबिट अकाउंट, वेंडी अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा? एसेट अकाउंट। एसेट क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्योंकि एसेट डिक्रीज हो रहा है। और वेंडी डेबिट क्यों हो रहा है? वेंडी क्या है हमारे लिए? अब एसेट ही है। बस फर्क यह है कि कैश में आएगा तो कैश, बैंक में आएगा तो बैंक, और पैसा आना है तो वेंडर की जगह कौन आ गया? वेंडी। नरेशन क्या हो जाएगी बेटा? समझे बात को? तो वेंडर का उल्टा क्या चलेगा? वेंडी। और दो प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा क्या लिखा मिलता है? ना। तो इसलिए आपको शायद ये वर्ड कभी सुनने को देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन वेंडर का उल्टा चलता है वेंडी। अब एक पॉइंट है यहां पे जुड़ा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी थोड़ी देर पहले हमारा एक डिस्कशन हुआ, छोटा सा डिस्कशन एक्सपेंडिचर के बारे में। मैं अब एक और पॉइंट बोलने जा रहा हूं जो आप सबके लिए जरूरी है जानना। प्रॉफिट दो तरह के, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। क्या फर्क? कोई भी एक हाथ उठाकर एक्सप्लेन करे अपनी तरफ से, क्योंकि सब बोलते हैं ना, तो वो खिचड़ी मुझे अच्छी लगती नहीं है। मैं चाहता हूं क्लैरिटी के साथ सबके पास पहुंचे। जी, वेरी गुड। और एसेट बेचने से होता है। कोई और इसमें कुछ बोलना चाहता है? पहले बहुत सारी आवाजें आ रही थी, अब सारी गायब हो जाती हैं, क्योंकि अकेले बोलने में हिम्मत चाहिए है। हाँ जी, कोई और जो बोल रहे थे? आप बोल रहे थे ना पीछे बेटा, आप हाँ आप बताओ, आप बोल रहे थे कुछ। यस, रेवेन्यू प्रॉफिट जो होता है वो रेकरिंग नेचर का होता है, और कैपिटल प्रॉफिट नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। कोई और कुछ ऐड करना चाहता है? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप बताना क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। दोनों के पॉइंट ध्यान रखने हैं मुझे। मेरे पास एक एसेट है जिसकी कॉस्ट थी कितनी? 100 रुपए। जब मैं खरीद के लाया, 3 साल हो चुके हैं मुझे उस एसेट को यूज करते करते, और मैं उस पर अब तक डेप्रिसिएशन 10 लगा चुका हूं एक बार, फिर 10 लगा दिया मैंने, कितना बचा? 80, फिर 10 लगा दिया मैंने, कितनी वैल्यू बची? 70। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? और मैंने इस एसेट को बेच दिया आज कितने में? 85 में। प्रॉफिट पे बेचा या लॉस पे बेचा? प्रॉफिट पे बेचा। एंट्री बताइए। कैश अकाउंट डेबिट प्रॉफिट कितने अमाउंट से?
कैश अकाउंट डेबिट, कितना बोला आपने? 85। कैश को डेबिट क्यों किया? क्योंकि कैश आ रहा है, कैश एसेट है, बढ़ रहा है, इसलिए डेबिट। चलिए और बताइए। क्यों? एसेट कम हो रहा है इसलिए। कितने से? 70 से। चलिए और बताइए। टू प्रॉफिट एंड लॉस। आप क्या बोलना चाहोगे? उसे कहां ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व। आप बताइए, एक वर्ड आ गया कैपिटल रिजर्व, एक वर्ड आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन होता है, ये सेल हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन तो नहीं आ सकता। और मैं बताइए इसे रिलेट करना चाहूंगा क्योंकि आप सबने एक चैप्टर पढ़ा था, कौन सा? डेप्रीसिएशन। वहां पर आप बनाते थे एसेट अकाउंट। उस अकाउंट में आप लिखते थे एसेट का बैलेंस कितना था, लेट्स से 70। कितने का बेचा आपने एसेट? बाय बैंक सेल। कितने का बेचा? 85। और फिर डेप्री तो लग चुका ऑलरेडी, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में बना ही नहीं रहा हूं। टू पीएनएल अकाउंट। आप यहां पर पीएनएल लिखते थे प्रॉफिट 15 और इसे कर देते थे क्लोज। कैपिटल रिजर्व नहीं आना चाहिए, लेकिन लिखा तो प्रॉफिट लॉस ही आज तक। कैपिटल रिजर्व कभी भी नहीं लिखा है आपने। अब बताइए, एसेट को बेचना और उसमें होने वाला प्रॉफिट रेकरिंग या नॉन रेकरिंग? रेवेन्यू या कैपिटल? तो कैपिटल है तो कैपिटल रिजर्व लिखवाओ ना, प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिखवा रहे हो? वो भाई कह रहा है सर कैपिटल रिजर्व होना चाहिए, लेकिन आप सबने प्रॉफिट लॉस लिखा है आज तक। अब ये प्रॉफिट रेवेन्यू है या कैपिटल है? अच्छा, कैपिटल रिजर्व वर्ड कहां से आया, मैं वो भी याद दिला दूं आपको। आप सबने एक चैप्टर पढ़ा था इश्यू ऑफ शेयर्स। वहां पर आपने शेयर्स को फॉरफीट किया था, फिर आपने शेयर्स को री इश्यू किया था, जो आपकी जेब में बच गया था वो कैपिटल प्रॉफिट था, इसीलिए उसे कहां डाला गया था? कैपिटल रिजर्व में। अब सिर्फ नाम याद रखना जरूरी नहीं है, क्यों रखना है यह भी जरूरी है। आपके पास बिजनेस में जब भी कैपिटल नेचर के प्रॉफिट होंगे वो कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जितनी बातें भी मैं आपको यहां बता रहा हूं आप एग्जाम क्लियर करके फिर भूल जाएंगे। ये हमारी रूटीन है, हमारा नेचर, ह्यूमन नेचर है ये वाला। एक लेवल कंप्लीट, भूल जाओ, अगले लेवल चलते हैं। लेकिन सीए के अंदर पहला लेवल फाइनल लेवल पे भी काम आएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, समझने के लिए पढ़ना है, याद रहना बहुत जरूरी है। और ये छोटी छोटी बातें ही जाकर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि अब ऐसा प्रॉफिट जो कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन की वजह से हो वो कैपिटल प्रॉफिट है या रेवेन्यू प्रॉफिट? कैपिटल रिजर्व में डालूं या पीएनएल में डालूं? आप लोगों ने यही एंट्री की है, मैं लिख देता हूं यहां पे क्या? पीएनएल। कितने का? 15। यही किया आप लोगों ने, ऐसे ही पोस्टिंग करते थे। आपको पता है पोस्टिंग भी गलत है। आप एंट्री लिखवाते ही हो, पोस्टिंग कुछ और ही हो रही होती है। दिखाओ पोस्टिंग एक बारी। आप बताना, ये जो आपने 85 लिखा इसकी एंट्री बताओ क्या है? क्या डेबिट हो रहा है? कैश या बैंक डेबिट? कितने से? 85 टू कितने से? 70 नहीं है, 85 ही है। अगर आप ये दिखा रहे हो ना तो ये इससे नहीं आता है, ये इससे आता है। और अब इसकी एंट्री बोलो 15 की, इसके साथ एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। कितने से? 15। इनका नेट इफेक्ट ये होता है। हम एंट्री बोलते हैं नेट इफेक्ट वाली, पोस्टिंग करते हैं ग्रॉस इफेक्ट वाली। लेकिन काम चल रहा है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो पता ही नहीं फर्क पड़ना भी चाहिए था। अगर कोई सेल कर रहा है तो सेल के साथ प्रॉफिट बुक कर ही नहीं सकता। सेल अलग से दिखाए, प्रॉफिट अलग से दिखाए। समझे बात को? ये लेजर पोस्टिंग मुझे सिखाना था आपको। लेजर पोस्टिंग का पॉइंट भी बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका लेजर मेरे लेजर में अभी फर्क है।
लेकिन फिलहाल अभी मेरा पॉइंट वो नहीं था, मेरा पॉइंट ये था कि जो ये 15 रुपए का प्रॉफिट है, ये 15 रुपए का प्रॉफिट कैसा है, रेवेन्यू या कैपिटल? अगर आप कैपिटल बोलते हो तो आपने आज तक कैपिटलिज्म में नहीं डाला है, आपने हमेशा कहां डाला है, पीएनएल में। अब इसमें कौन सा कैपिटल है, कौन सा रेवेन्यू है, वो समझिए। आज ये सारी बातें आप तक पहुंची नहीं है क्योंकि वहां पर जरूरत नहीं है, अब जरूरत है, जानना जरूरी है। सुनिए, एक बात बताइए, एसेट का खरीदना कैसा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंस या कैपिटल एक्सपेंस? परफेक्ट, कैपिटल एक्सपेंस। एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना कैसा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंस या कैपिटल एक्सपेंस? रेवेन्यू एक्सपेंस। रेकरिंग है, हर साल लगता रहेगा, और वो लग लग कर आपकी एसेट आज कितने की रह गई है, 70 की रह गई है। जब ये 70 की एसेट रह गई तो आपने इसको बेचा कितने में, 85 में। तो आपने कितना कमाया, 15। आपने एक्चुअली कमाया नहीं, आपने अपना वो रेवेन्यू एक्सपेंस रिकवर कर लिया, जो आपने 30 डेप्रिसिएशन के नाम पर क्या किया था, कम। तो जब ये 30 रिकवर हो रहा है ना, तो वो 30 रिकवरी आपके लिए रेवेन्यू नेचर की रिकवरी है, तो ऐसा प्रॉफिट हमेशा कहां जाएगा, पीएनएल में। सर इसका मतलब कैपिटल प्रॉफिट कभी होगा ही नहीं? हो सकता है, अगर ये 70 की चीज कितने पे बिक जाए। अब बताइए कितने का प्रॉफिट, और इस 40 में कितना रेवेन्यू, 30, दैट इज पीएनएल। और बाकी का कितना बचा, 10, वो क्या है, कैपिटल प्रॉफिट। वो कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व। और अगर मैं इसको शॉर्ट में बोल दूं तो कैपिटल रिजर्व निकलता है सेल प्रोसीड्स माइनस कॉस्ट। सेल प्रोसीड्स कितनी, 110, कॉस्ट कितनी, 100, तब जाके कितना आया, 10। आपने ऐसा होता कभी देखा नहीं है, इसीलिए कभी कैपिटलिज्म में डाला भी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने ये फोन लिया 50,000 का और मैं इसे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद 60,000 का बेच दूं? कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट अपनी बुक वैल्यू पे भी नहीं बिकता, उससे भी कम पे बिकता है। तो कोई ऐसा एसेट हो सकता है जो अपनी कॉस्ट से ऊपर बिक जाए? गोल्ड, लैंड, ये सब क्या है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स। तो सिर्फ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट के केस में एसेट बेचते वक्त कैपिटल प्रॉफिट हो सकता है, बाकी सब केसेस में हमेशा क्या होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट। इसीलिए आज तक आप हमेशा कहां ट्रांसफर करते आए, पीएनएल में, कभी कैपिटल रिजर्व की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन यहां पड़ेगी, इंटरमीडिएट में आके पड़ेगी, सीए इंटर में पड़ेगी, और तब आपको यह पॉइंट याद आएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी। तो इसीलिए ध्यान रखना, अब आगे से आपका पढ़ा हुआ हमेशा ठीक होगा जरूरी नहीं है, वो गलत भी नहीं है, लेकिन वो अधूरा है क्योंकि वहां जरूरत नहीं थी, अब जरूरत बन रही है। आती है बात समझ में, क्लियर है पॉइंट मेरा ये वाला? तो अब अपने पास इसे नोट करिए, सेल्स वाले पार्ट को पूरा, फिर इसका एग्जाम्पल देखेंगे। किसी को यहां तक कोई डाउट किसी पॉइंट को लेकर है तो बता सकते हैं आप मुझे।
कभी बेटा सबने वोटिंग कर ली पूरी? क्वेश्चन पे लगाऊं? चेंज कर रहा हूं, ठीक है? लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। छोटा सा क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स हैं, 2-3 मिनट काफी रहेंगे आपके लिए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4000, क्या एंट्री की आप लोगों ने? कैश टू सेल्स। कोई दिक्कत? पैसा आ रहा है या जा रहा है? इसलिए कैश डेबिट हो गया। दूसरी तरफ हमारी इनकम बढ़ गई तो सेल्स क्रेडिट हो गया। सोल्ड गुड्स टू रोहित 9000, पैसा आ गया या आना है? किससे आना है? डेटर से, रोहित से। रोहित हमारे लिए क्या बनेगा? एसेट। एसेट का बैलेंस डेबिट, तो इसलिए डेबिट होगा रोहित। रोहित डेबिट टू सेल्स। अगले वाले पॉइंट में मैंने कैश पे भी बेचा, क्रेडिट पे भी बेचा, तो मेरे को कैश कितने से डेबिट करना है? 50,000। डेटर डेबिट करना है 40,000 और सेल्स क्रेडिट करनी है 90,000। कोई दिक्कत किसी को? प्लीज कोई भी दिक्कत आए तो सिंपल छोटा सा हाथ उठा लो, लेकिन पूछ जरूर लेना।
डाउट घर लेके मत जाना, यही खत्म हो जाना है। अगला बेटा, सोल्ड मशीनरी इन कैश, मशीन अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है जा रहा है, तो कैश डेबिट होगा क्रेडिट होगा? कैश डेबिट टू मशीनरी, कितने से बेटा? 1 लाख। और लास्ट पॉइंट में सोल्ड टेबल टू रामू ऑन क्रेडिट। अब हमारे लिए टेबल हमारे लिए क्या है? एसेट। एसेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? पैसे मिल गए या मिलने हैं? कितने मिलने हैं? रामू डेबिट टू टेबल या फिर फर्नीचर, कितने से? 500। कोई दिक्कत? पॉइंट क्लियर? चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट भी खत्म हो गया है और थर्ड के बाद आते हैं किसके ऊपर? फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, जो कि किसके बारे में बात करेगा? एक्सपेंसेस के बारे में। और एक्सपेंसेस में 3 पॉइंट, सिर्फ हेडिंग डाले ना, छोड़ देना सेंटेंस डाल के, पूरा समझाऊंगा उसके बाद नोट करना। एक्सपेंसेस के अंदर 3 पॉइंट है, ध्यान से देख लीजिए। एक्सपेंसेस ड्यू एंड पेड। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, इसी को क्या बोल देते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और इसके अंदर एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, दैट इज, इसी को क्या बोलते हैं? पेड इन एडवांस। प्री पेड, प्री मतलब पहले, प्री पेड पहले पे किए गए खर्चे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब ध्यान से एक एक करके तीनों के बारे में बात करनी है, तो सिर्फ ध्यान यहां चाहिए आप लोगों का, नोटिंग मत करिएगा प्लीज, बोल रहा हूं मैं आपको। ड्यू एंड पेड, बेटा बताइए ड्यूअल एस्पेक्ट क्या है? कैश कम होगा पक्का, और लायबिलिटी। सोचो मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूं, इससे मेरी लायबिलिटी कम हो रही है नहीं हो रही? लायबिलिटी को बनाने से पहले उसका खर्चा बनाना पड़ता है, तो इसका मतलब सबसे पहले खर्चे की बात होगी। जैसे जैसे मैं हर बार अपने एम्प्लॉय को एक्सपेंस सैलरी पे करता जाऊंगा, मेरा सैलरी का खर्चा बढ़ता जाएगा। तो यहां पर डुअल एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो हमारा एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज, जिसको हम क्या करेंगे? डेबिट। और दूसरी तरफ मेरी तरफ से कैश क्या होगा? डिक्रीज, जिसे मैं क्या करूंगा? क्रेडिट। तो मेरे पास एंट्री क्या बनी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल के लिए, सैलरी पेड ₹10,000, एंट्री बताइए। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से? 10,000। परफेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। अब बताइए, क्या आपके एक्सपेंसेस पे कोई फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? एक्सपेंसेस बढ़ गए, और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो एक्सपेंसेस इंक्रीज के लिए आप फिर से क्या करेंगे? डेबिट। दूसरी तरफ कैश कम हुआ क्या? क्यों? क्योंकि हमने पे नहीं किया। हमने पे नहीं किया तो क्या बन गई? लायबिलिटी का बैलेंस इंक्रीज पे, डिक्रीज पे। यहां क्या हो रही है? तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज है, इसलिए क्या होगा? क्रेडिट। तो अब एंट्री क्या बननी चाहिए? आउटस्टैंडिंग कैसे आ गया पहले? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एग्जाम्पल के लिए, सैलरी टू अजय ₹10,000 ड्यू बट नॉट पेड। एंट्री बताइए। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अजय ना लिख दूं,
अगर मैं अजय लिख दूंगा गलत हो जाएगा क्या? क्यों पेड क्यों मानी जाएगी? कैश तो है ही नहीं, पेड कैसे मानी जाएगी? उसके अकाउंट चली जाएगी। हमने अजय को तो देने के लिए कैश बैंक तो आना चाहिए ना, तो आया नहीं ना। मैं अजय को क्रेडिट कर रहा हूं, इसका मतलब मैं अजय को क्या मान रहा हूं? लायबिलिटी। लायबिलिटी के बढ़ने पे क्या करते हैं? तो मैं क्रेडिट तो कर रहा हूं। सैलरी टू अजय में दिक्कत क्या है? ये पॉइंट है। अगर मेरे पास 1000 एम्प्लॉई हैं तो क्या मैं हजारों के नाम लिखने बैठूंगा? मैं उन हजारों के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट दूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो मैं जितने भी इंप्लॉइज हैं उन सबको एक ही एक लिस्ट में डालकर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की लिस्ट बना देता हूं। इसीलिए यहां पर सैलरी या आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट बन जाता है, क्योंकि आप हर इंप्लॉय के लिए उसका अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे। और क्या पता इंप्लॉय आज है कल नहीं है, समझ लो बात को। इसीलिए इंप्लॉय का नाम ना लिखकर उसकी रिप्रेजेंटेटिव लायबिलिटी क्रिएट की जाती है। अगर मैं अजय लिख दूं तो गलत नहीं है, कोई गलत नहीं बोल सकता इस बात को, बस ऐसा चलता नहीं है इसलिए लोग आउटस्टैंडिंग लिख देते हैं, अदरवाइज गलत वो भी नहीं था। क्लियर है पॉइंट ये वाला? चलिए अब अगला पॉइंट किसका बेटा? पेड इन एडवांस। इसको लेकर मैंने फर्स्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, मैं दोबारा देने वाला हूं। प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेकर दो तरह की एंट्री होती हैं। एक तो कौन सी एंट्री? नॉर्मल एंट्री। और दूसरी कौन सी एंट्री? एडजस्टमेंट एंट्री। अगर कोई अपने पास सही रिकॉर्डिंग करे तो वो नॉर्मल एंट्री ही रिकॉर्ड करेगा, लेकिन अगर अपने पास कोई पहले गलत रिकॉर्ड करे, उसे ठीक करने जाए, तो उसे क्या रिकॉर्ड करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट एंट्री। अब नॉर्मल कब होनी है, एडजस्टमेंट कब होनी है, एग्जांपल से दोबारा समझ रहे हैं। फर्स्ट तो समझा था, लेकिन हम दोबारा से इसके बारे में बात करेंगे। लीजिए ध्यान दीजिएगा सब फिर से एक बार। ये आपका 31 मार्च 25, ये आपका 1 अप्रैल 24, और हमारे पास कौन था? एक एम्प्लॉय जिसकी सैलरी कितनी थी याद है? 10,000। और हमने इसको सैलरी पे करने का क्या रूल बना रखा था कि जी अप्रैल की सैलरी आपको कब दी जाएगी? 7 तारीख को। जब मैंने अप्रैल की सैलरी 7 तारीख को पे की होगी तो मैंने क्या एंट्री की होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी है। ये कौन से महीने की सैलरी गई है? अप्रैल की। और इसके बाद अगली सैलरी कब जाएगी? मई वाली जून में, 7 जून को। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ये 7 मार्च। 7 मार्च को कौन से महीने की सैलरी पे कर रहा हूं? फरवरी की। क्या एंट्री रिकॉर्ड करूं? सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000 टू कैश कितने से? 10,000। और जो महीना अभी चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है अभी? मार्च का। वो खत्म कब होगा? 31 मार्च को। जब वो 31 मार्च को खत्म होगा तो उस मार्च की सैलरी मुझे एम्प्लॉय को कब देनी चाहिए? 7 अप्रैल को, क्योंकि हमने ऐसा रूल बना रखा है अपने पर्सपेक्टिव से, हमें इजी रहता है ऐसा करना। लेकिन क्या एम्प्लॉय 31 मार्च को भी सैलरी मांग सकता है? और हमारा एम्प्लॉय 31 मार्च को सैलरी मांगने आ गया। उसने बोला सर आपने जो सैलरी मुझे 7 अप्रैल को देनी है आप मुझे आज दीजिए, मुझे कल गांव जाना है, मुझे अर्जेंट है। क्या वो मुझसे एडवांस मांग रहे हैं? नहीं। एडवांस तब होता जब वो मुझसे काम करने से पहले मांगता। वो मार्च का महीना काम कर चुका है, मार्च के पैसे मांग रहा है, तो वो एडवांस नहीं है। मैंने कहा ठीक है ये ले 10,000 तेरे को देता हूं। 10,000 जब मैंने उसे दिए तो मेरे अकाउंटेंट ने देखा और पूछा कि सर क्या आपने इसे एडवांस सैलरी दी? मैंने कहा नहीं, मैंने तो उसे मार्च की ही सैलरी दी। तो सर मैं एंट्री डाल रहा हूं उसके लिए। मैंने डाल दीजिए। क्या एंट्री बनी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से? 10,000 से। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से?
ये पैसे जेब में रखने के बाद एम्प्लॉय ने फिर बोला कि सर 2000 और दे दीजिए, मैं अगले महीने काम करके एडजस्ट करा लूंगा। क्या वो अब एडवांस मांग रहा है? और जब ये एडवांस वो मांग रहा है, जब मैंने ये 2000 रुपए से दिए, एम्प्लॉय ने इस बारी, मेरे अकाउंटेंट ने इस बारी बिना पूछे 10 को कितना बना दिया? सही बनाया? गलत किया? क्या गलत किया? 2000 रुपए के लिए अब तक 12 बार में यही एंट्री तो कर चुका था। क्या ठीक नहीं था ये एंट्री का अमाउंट? क्या होना चाहिए था फिर आपके हिसाब से? जो सैलरी मैंने अब उसे दी है, क्या वो मैंने पिछले महीने की दी है, अगले महीने की दी है? मैंने खर्चे का पैसा दिया या एडवांस का पैसा दिया? और एडवांस का पैसा दिया तो डुअल एस्पेक्ट बता दो। प्रीपेड एक्सपेंस, एसेट या लायबिलिटी? एसेट का ओरिजिनल बैलेंस, इंक्रीज पे, तो एंट्री करनी चाहिए थी अकाउंटेंट को प्रीपेड एक्सपेंस या फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई 2000 दिए सर ने और प्रीपेड के दिए, ये एंट्री करनी चाहिए थी, बट अकाउंटेंट ने प्रीपेड को डेबिट करने की जगह किसको डेबिट कर दिया? को सैलरी को सही डेबिट किया, गलत डेबिट किया? गलत डेबिट किया। ठीक करना है उसे, तो अब उसे पास करनी होगी एडजस्टमेंट एंट्री, और वो एडजस्टमेंट एंट्री जब होगी तो सैलरी अब क्या हो जाएगी? क्रेडिट। कितने से? क्योंकि ये रॉन्गली डेबिटेड था 2000 से, और अब एक्चुअली में किसको डेबिट में आना चाहिए? प्रीपेड सैलरी को। कितने से? 2000। तो इसका मतलब अगर अकाउंटेंट सही करता तो ये नॉर्मल एंट्री रिकॉर्ड होती। अकाउंटेंट ने गलत किया, इसलिए ये एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड होगी। तो मैंने इसीलिए आपके पास दो पार्ट लिखवाए। कौन कौन से? नॉर्मल एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री। बोलिए नॉर्मल एंट्री केस में बोलिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और यहां बताइए बेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। तो ध्यान रखना, जितने बच्चे भी ये बोलते हैं ना एक्सपेंस कम हो गया, वो तभी बोलना जब एक्सपेंस गलत रिकॉर्ड हुआ हो। अगर कोई पहली बार पे कर रहा है तो एक्सपेंस कम नहीं होता है, हमेशा कैश कम होता है, इसीलिए वहां पर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस टू कैश लिखते हैं। बताइए, एग्जाम्पल से कोई दिक्कत है तो बोलिए। कुछ एग्जाम्पल के रिगार्डिंग पूछना है तो ठीक, वरना फिर मैं नोटिंग कराता हूं। क्लियर है? लीजिए। विजिबिलिटी ठीक है या और जूम करूं? करिए नोटिंग शुरू।
और एक चीज का ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, जब आप लोग ऑडिट पे जाएंगे ना, मोस्टली बच्चों को ऑडिट फील्ड मिलती है, प्रेफरेबल भी रहती है बच्चों के लिए, और दो पैसा ज्यादा टैक्सेशन के अंदर है, कंसल्टेंसी के अंदर है। कभी भी आपको जब आर्टिकलशिप में मौका मिले कि आर्टिकलशिप में कौन सा डोमेन चूज करना है, तो हमेशा आपकी प्रेफरेंस टैक्सेशन होना चाहिए। नहीं मिल पाए या कोई भी रीजन रहे और ऑडिट मिल जाए, तो ऑडिट के केस में जाकर यही सब काम देखना पड़ता है कि जो अकाउंटेंट है उसने ऐसी गलती तो नहीं कर रखी। अगर ऐसी कुछ कर रखी है तो इन दैट केस आपका काम बनेगा उसको ठीक करवाना, और ये काम आपने अपनी रिपोर्ट में डालना होता है। उसके बाद ये काम हमने ठीक करवाया, और उसके साइन करवाने पड़ेंगे कि भाई तेरी गलती थी, तू साइन कर इस बात पे। अदरवाइज तो फिर आपके वहां जाने का कोई फायदा नहीं हुआ अगर आपने उससे रिपोर्टिंग करवाकर साइन नहीं कराए तो बीइंग एन ऑडिटर ये काम सब कुछ ठीक करवाए जाएंगे आपसे। नोटिंग हो चुकी है पूरी? क्वेश्चन लगाऊं? क्लियर? सबकी नोटिंग कंप्लीट है? लीजिए, क्वेश्चन नंबर हमने अब तक कौन सा किया था? अब आपके पास है फोर्थ, और फोर्थ के पहले 6 पॉइंट करने हैं। फर्स्ट 6 शुरू कर दीजिए।
कर लें डिस्कस? सब कर चुके हैं 6 के 6 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परफेक्ट है, कोई दिक्कत? एक्सपेंस का नाम दिया तो वही लिखिए। टेलीफोन चार्जेस हमारे लिए वो खर्चे का अकाउंट है जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो जैसे आपको एक्सपेंस की स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, आप उसी को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट, अगला बताइए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, आप ये आपके हाथ में है कि आप इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वर्ड लिख लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ड इलेक्ट्रिसिटी लिखा होना चाहिए। बोलिए, सेकंड पॉइंट भी ठीक है। थर्ड बताइए। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये ड्यू वाला वर्ड लगते ही नॉट पेड कंसीडर हो जाएगा अपने आप ही। ड्यू हो गया है ना, तो मतलब ये लायबिलिटी बन गई है। तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसीलिए मैंने दोनों को स्पेसिफिक करके अलग अलग लिखा। ऊपर वाले तो कंफर्म ही था, लेकिन नीचे तो कंफर्म है ना बिल्कुल ही। नीचे की एंट्री बताइए। वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब पता है, फिफ्थ और सिक्स में आपने आइडेंटिफाई किस बेसिस पे किया, वो एंट्री सिखाएगा नॉर्मल करनी है या एडजस्टमेंट करनी है। मैं पॉइंट पढ़ता हूं, आप बताना। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलरेडी पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर 3,000 रुपए। अब सुनिए, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू कैश या प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस? टू इंश्योरेंस। ऑलरेडी पेड है, आपको पे करने के लिए बोला नहीं जा रहा है, वो हो चुका था, आपको तो एडजस्टमेंट करनी है। अब समझे बात को? मैं दिखाता हूं कैसे, समझना। एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास एक मेरी पुरानी कार थी। उस कार का प्रीमियम मैं हर साल 1 मई को पे करता था। मई की डेट थी, और कार का जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो एनुअल बेसिस पे होता है, और लेट्स से वो अमाउंट था 12,000 रुपए पर एनम। जब मैंने ये पे किया होगा तब क्या एंट्री की होगी? बोलिए। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, व्हाटएवर। समझ रहे हैं बात को? क्या लगता है, मुझे यहां भी कुछ करना चाहिए? अब मैं आज इस दिन क्या बोलूंगा? इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलरेडी पेड। तो आज 31 मार्च को कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? यही काम है ऑडिटर का, ढूंढ के निकालना प्रैक्टिकल सिचुएशन से कि इसमें कुछ है या नहीं, छुपा हुआ है इसमें कुछ। अब आप सोचिए क्या छुपा हुआ है। प्रीपेड कैसे है? आप थोड़ा और डिटेल में जाओ, बन जाएगा पॉइंट आपका। सोचिए, ये इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 रुपए कितने टाइम का है? मई से लेकर मई से मई, यानी कि अगले 30 अप्रैल तक। यानी कि ये यहां से लेकर शुरू हुआ तो 31 मार्च को खत्म नहीं होगा, यहां खत्म होगा। इसका मतलब ये जो 12 महीने हैं, 12 में से सिर्फ 11 यहां के हैं और 1 यहां का है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल में इंश्योरेंस क्या 12 महीने के लिए डेबिट होना चाहिए? 11 के लिए, तो कितना डेबिट होना चाहिए? 11,000। आपने कितना कर दिया? कितना ज्यादा कर दिया? उसे रिवर्स करो और एंट्री डालो, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस। ये होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आज में 31 मार्च को क्या बोलता? इंश्योरेंस पेड इन एडवांस? नहीं, इंश्योरेंस ऑलरेडी पेड।
रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर 1000। हमारे वाले एग्जांपल में कितना है 3000। तो हमारी एंट्री कौन सी लगता है, ये वाली होने वाली है या ये वाली होने वाली है, एडजस्टमेंट वाली। और इंश्योरेंस प्रीमियम हमेशा कार, बाइक, बिल्डिंग, स्टॉक, इन पॉइंट के मिलेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी कंपनी में जाओगे इंश्योरेंस कराई होती है हमेशा, तो ये पॉइंट देखना ही देखना है। और हमेशा एनुअल प्रीमियम होता है। और एक और चीज भी होती है, प्रैक्टिकल पॉइंट है, बहुत कम लोग कराते हैं लेकिन कराते हैं। इवन मैं नहीं, अभी फर्स्ट सेकंड नवरात्रि के दिन मैंने एक स्कूटी खरीदी। उस स्कूटी के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी ने बोला जी हम आपसे 6000 रुपए लेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम पूरे साल का, पहले बार। मैंने कहा अगले साल कितना लोगे, बोला 1800 रुपए, थर्ड ईयर का 1800, फोर्थ ईयर का 1800, ऐसे करके बोला वो। मैंने कहा काम कर 5 साल की इकट्ठी कर और ये ले पैसे। अब मैंने 12000 रुपए दिए करीबन 5 साल की इंश्योरेंस के लिए। अब बताओ मेरे पहले साल में क्या एंट्री होनी चाहिए, पांच साल में से 1 साल का खर्चा और 4 साल का प्रीपेड। क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, रीजन बीइंग अगर मैं पहले साल कराता हूं तो अगर चोरी हो गई तो पूरे पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन मैं सेकेंड ईयर सेपरेट कराऊंगा तो ऐसा कुछ हुआ ना तो पैसे वापस नहीं आएंगे। आपको इकट्ठे करानी है 5 साल की, मैंने कर दे 5 साल की इकट्ठे, चोरी हो गई तो मेरे को टेंशन नहीं होगी कल को कल। तो मैंने अब 1 साल का खर्चा पे किया और 4 साल का एडवांस पे कर दिया। समझे बात को आप लोग। तो प्रीपेड ढूंढ के निकालना पड़ता है। जनरली आपको एनुअल एग्जाम्पल मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ तो 5 साल की भी मिल जाती है। आई बात समझ में। अब आपने एंट्री चेंज कर ली अपने पास, क्या एंट्री की आप लोगों ने, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट, डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। और अब नेक्स्ट वाला और बता दो फिर से। अब प्रीपेड रेंट टू कैश बोलूं या देखो ध्यान से फिर से क्या लिखा है, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर, यानी कि पे हो चुका था, उसमें से कितना नेक्स्ट ईयर का है 2000। आउटस्टैंडिंग रेंट कहां से आ गया, प्रीपेड रेंट डेबिट टू रेंट। तो ये दोनों के दोनों कौन से एग्जाम्पल थे, एडजस्टमेंट वाले एग्जाम्पल थे। और आप लोगों ने भी 11th क्लास से एडजस्टमेंट वाले ही सीखे हैं मोस्टली। प्रैक्टिकल लाइफ सिखाती है आपको। चलो मेरी मदद करो, इसकी जगह कुछ और अच्छा कर सकता था मैं। यस, अगर कोई समझदार आदमी काम करे तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम उसी वक्त पर 11 लिखे, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 लिखे और कैश या बैंक 12000 लिखे। नॉर्मल एंट्री। समझे बात को। सही अकाउंटेंट आपको प्रैक्टिकल लाइफ में मिलेगा तो ये करता हुआ मिलेगा। जिसको इन चीजों की नॉलेज नहीं होगी वो ऊपर वाला करेगा, आपको जाके ये करवाना पड़ेगा। समझ में आती है बात, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है यहां तक की बात है। अगले पॉइंट पे चलूं। हमने कौन सा पॉइंट खत्म कर लिया अभी अपने पास, एक्सपेंसेस, 4th पॉइंट। अब आते हैं किस पॉइंट पे, इनकम पे आ जाओ। इनकम से पहले टाइम है 1:12। मैं एक छोटा पॉइंट पे कर रहा हूं, 5th पॉइंट। किसका पॉइंट है बेटा, रिटर्न्स का। इनकम नेक्स्ट क्लास पे लूंगा क्योंकि इनकम में टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ जी, अगला हेड कौन सा बेटा, रिटर्न्स। रिटर्न्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से, सेल्स रिटर्न और सच सच बताना कितनों को ये कंफ्यूजन रहती है, इनवर्ड कौन सा होता है, आउटवर्ड कौन सा होता है। आती है ना कंफ्यूजन ये वाली, मेरे को भी आती थी कभी कभी, क्योंकि रट्टा मार रखा था, ये वाला सेल्स है, ये वाला परचेज रिटर्न है, दिक्कत होती है। तो आपको सिर्फ समझना है, समझ गए तो कहानी समझ में आसानी से आएगी। लीजिए, इस कहानी को समझने के लिए आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी हेरा फेरी। पहचानते हो इनको, कौन है ये, बाबू भैया। और देखिए आप लोगों ने मूवी, और कौन था, श्याम।
राजू जो है वो हमारे लिए हमारे गुड्स का सप्लायर है, श्याम जो है वो हमारे लिए गुड्स का कस्टमर है, और ये है इनका ऑफिस प्लेस, फैक्ट्री, गोडाउन, व्हाटएवर। अब सोचिए, देखिए बाबू भैया का जो बिजनेस है वो अपने सप्लायर से गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स गोडाउन में आएंगे, क्या एंट्री होनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट ट्रांजेक्शन है राजू। राजू हमारे लिए क्या बन गया, डेटर या क्रेडिटर? क्रेडिटर। कोई दिक्कत तो नहीं। उधर आगे फिर यहां से सामान किसको बेचा जाएगा? शाम को। क्या एंट्री होनी चाहिए? शाम डेबिट टू सेल्स। लेट्स से ये अमाउंट 10,000, 10,000, ये अमाउंट 10,000, 10,000। कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन जो आपके पास सामान आया था सप्लायर से, उसमें कुछ सामान खराब निकला, तो अब आप क्या रखते हो? सामान वापस लाओगे या वापस भेज दोगे? तो यहां से सामान वापस जाएगा किसके पास? राजू के पास। क्या लगता है, सामान गोडाउन में आया या गोडाउन से गया? इसका मतलब आपने किया रिटर्न आउट। इस गेट से सामान बाहर जा रहा है, बाहर तभी गया होगा जब आया होगा, तो रिटर्न आउटवर्ड। सिंपल भाषा में बोल देते थे परचेज रिटर्न। एंट्री बोलना, डुअल एस्पेक्ट पहले बोलिए, क्या होगा इससे? इससे किस चीज से फर्क पड़ा? गुड्स कम हो जाएंगे। चलिए, और दूसरा बताइए। क्रेडिटर कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा? क्रेडिटर होता क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, इंक्रीज पे, डिक्रीज पे। अब यहां क्या हो रही है? अगर 1,000 से गुड्स रिटर्न होंगे तो आपके क्रेडिटर 1,000 से कम हो जाएंगे। लायबिलिटी कम होगी तो क्या करूं? रिटर्न जी, राजू अकाउंट डेबिट। राजू डेबिट मतलब कौन सा डेबिट किया? क्रेडिटर को डेबिट किया। टू परचेज ना लिखूं? मैंने गुड्स 10,000 के परचेज किए, 1,000 के वापस कर रहा हूं, तो परचेज ना लिख दूं यहीं पर ही? मैं ये नहीं बोल दूं कि मेरा खर्चा कम हो गया। हाँ जी, फिर से बोलो। मैं परचेज भी लिखूं तो गलत नहीं होता, लेकिन मेरे को परचेज रिटर्न की स्पेशल बुक दी गई है। कौन सी बुक? परचेज रिटर्न बुक। इसलिए परचेज रिटर्न लिखना है। अगर वो बुक ना होती तो मेरा परचेज अकाउंट क्रेडिट होने से कोई नहीं रोक सकता था। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? टू परचेज रिटर्न। तो इसका मतलब अल्टीमेटली एंट्री क्या बनती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। समझ में आता है पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, शाम क्या लगता है रिटर्न करेगा तो गुड्स गोडाउन में आएंगे या जाएंगे? अगर शाम ने रिटर्न किया तो गुड्स का इन हो रहा है या आउट? तो क्या बनेगा? रिटर्न इनवर्ड। और क्या बोल सकता हूं? सेल्स रिटर्न। इससे मेरे डेटर बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? तो जो डेटर मुझे वापस कर रहा है, मैं उससे पैसे और मांग रहा हूं। मैंने शाम को सामान बेचा, उससे पैसे लेने हैं नहीं लेने? लेने हैं। उसने कहा सामान खराब है, वापस लेके जाओ। अब मेरा डेटर और बढ़ जाएगा, उससे और पैसे मांगना शुरू कर दूं या कम कर दूं? कम कर दूं तो डेटर मेरा क्या होगा? कम। डेटर होता क्या है? एसेट। एसेट का बैलेंस डेबिट, इंक्रीज पे, डिक्रीज पे। तो यहां पर क्या करूं? शाम को क्रेडिट करूं। और डेबिट में किसे लाऊं? सेल्स या सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न। क्यों? सब्सिडरी बुक्स। और शाम बेसिकली हमारे लिए कौन है? हमारा डेटर। बताइए, बात समझ में आती है? तो परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न लीजिए, अपने पास रिटर्न बनाकर इसे नोट कर लीजिए अपने पास जल्दी से।
फिर इसका क्वेश्चन करके फिर आपके आज की क्लास को हम ओवर करेंगे। कर दूं चेंजेस है बेटा? कंप्लीट है सबका?
दीजिए आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 5 पॉइंट्स हैं, पेज नंबर 5 पर है, 7। हो गया बेटा? सबसे पहला पॉइंट तो नॉर्मल परचेज का ही था। क्या एंट्री की आपने उसकी? परचेजेस टू मोहन। और उसके बाद आपने 10% गुड्स रिटर्न भी कर दिए मोहन को। मोहन डेबिट टू कितने से? 10% ऑफ 6000। जो खरीदा था उसी का 10% वापस कर दिया है। किसी को इन 2 पॉइंट में डाउट? परफेक्ट है। थर्ड पॉइंट बेटा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश टू सेल्स। बेटा कस्टमर रिटर्न गुड्स, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न। कस्टमर रिटर्न करेगा तो क्या मतलब है? सेल्स रिटर्न। क्या एंट्री बनेगी? टू कस्टमर। डेटर भी लिख सकते हो, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर या सेल्स रिटर्न टू डेटर। और उसके बाद रिटर्न गुड्स टू महेश, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न? परचेज रिटर्न। क्या एंट्री बनेगी? महेश डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितने से? 1000 से। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात से? पॉइंट क्लियर है यहां तक का? आप जब कल आएंगे ना तो आपको मेरी कल बुक यहां मिल जाएगी, अभी शाम तक ही आने वाली है, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि कल आपको बुक होगी आपके पास। हमारी नेक्स्ट क्लास कब होने वाली है? मंडे को। तो आपके पास होमवर्क का कुछ तो बनता है ना, शुभ मुहूर्त किया जाए। तो अपने पास पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहां तक के पॉइंट रिवाइज करके अपना बचा हुआ जो बेसिक पार्ट है, हमने कितने 5 कर लिए, 6 कर लिए? 5। हमारे 5-6 और बचे हैं अभी। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे उसे पूरा करने की, और आप लोग इसको रिवाइज करके भी आएंगे और होमवर्क करके आएंगे। ठीक है, चलिए फिर थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।